हेलो एवरीवन, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं राघवेंद्र द्विवेदी। आज का वीडियो टॉपिक है क्यों हमें क्यूटी और एआर को क्लेट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। क्या फायदा मिलने वाला है और क्या हम इसको स्किप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इन सभी क्वेश्चंस के इस वीडियो में डिटेल में हम फैक्ट बेस्ड बात करेंगे। आपको लास्ट तक जरूर रुकना चाहिए, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे क्यूटी और एआर क्या है। उसके बाद हम फैक्ट बेस्ड बात करेंगे कि क्यूटी का क्या इंपॉर्टेंस है, इवन एआर का वेटेज क्या रहा है पीवाईक्यू के बेस पर, और फिर लास्ट में कट ऑफ के बेस पर बात करेंगे कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है और क्यूटी एआर का डिपेंडेंसी क्या है। फैक्ट बेस्ड बात करें, उससे समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्यूटी क्या है और एआर क्या है। तो क्यूटी क्लैट का एक सेक्शन है जो कि मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स है बेसिकली वो। तो क्यूटी मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और एआर मतलब एनालिटिकल रीजनिंग। तो क्यूटी तो अपने आप में एक सेक्शन है जिसमें ओवरऑल पेपर का 10% वेटेज पूछा जाता है। जैसे लेटेस्ट पैटर्न जो क्लैट 2024-2025 में आया है, उसी पैटर्न के बेस पे कहें तो 120 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन क्यूटी में पूछे जा रहे हैं अभी। और एआर क्या है? लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जो क्लैट का है उसमें क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग ये दो पार्ट पूछे जाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग मेजर पार्ट रहता है, एनालिटिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं कभी पूछा जाता है कभी नहीं। अब कैसे कब पूछा जाता है और इसका क्या वेटेज हो सकता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्यूटी को आप अगर रिलेट करें तो दिस इज बेसिकली मैथ्स जो क्लास 10 तक का आता है वो। अब जिनको मैथ्स से डर लगता है वो ये डर निकाल दें दिमाग से, क्योंकि ये हायर मैथ्स मतलब 11-12 का मैथ्स नहीं पूछते हैं। बहुत क्लियर है ये। अप टू 10 तक का जो आपने मैथ्स पढ़ा है वहीं से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या टॉपिक्स आते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, जैसे डेटा अरेंजमेंट हो गया, क्लॉक कैलेंडर, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन सीरीज, इस टाइप के जो टॉपिक हैं ये एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक हैं। इनको प्रिपरेशन हमें कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। अब देखते हैं फैक्ट वाइज बात जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यूटी का वेटेज पीवाईक्यू के बेस पर, क्लैट के पीवाईक्यू के बेस पर क्या क्या रहा है। जैसा कि टेबल में आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्सेस पे हमने लिया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वाई एक्सेस पे हमने लिया हुआ है क्या, कौन से ईयर में कब कितने क्वेश्चन आए। ठीक है ना। साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि किस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए, इन डिटेल इस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो अपने आप में ये चार्ट काफी चीजें तुम्हें क्लियर कर रहा होगा। क्लैट 2020 जब लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ था उस टाइम मैं बात करूं, इवन क्लैट 2020 से लेकर 2023 तक ये 4 इयर्स कंसिस्टेंटली 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब यहां होता क्या था, 3 सेट्स पूछे जाते थे। 3 सेट्स में भी क्या, 5 क्वेश्चंस ईच सेट, ये इनका हिसाब किताब रहता था। तो जब 2020 में हम फर्स्ट सेट की बात करें कि जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं उनमें पूछा है बार विद टेबल, दूसरा है टेबल ग्राफ, और जो थर्ड सेट पूछा था इन्होंने वो कहीं ना कहीं सर्कल से रिलेटेड था। तो मेंसुरेशन का भी अच्छा खासा यहाँ पे वेटेज और इंपॉर्टेंस रहता है। इसके अलावा 21 से लेके अभी रिसेंट पैटर्न 2025 तक ये पूरा कैलकुलेट डेटा सेट पूछ रहे हैं, है ना। तो कैलकुलेट डीआई इज वन ऑफ द मेजर पार्ट जो कि पूछा ही जा रहा है और वही पूछा जा रहा है। लेकिन सवाल यह आ जाता है कि सर कैलकुलेट डीआई अकेले पढ़ लें तो हो जाएगा काम? नहीं। कैलकुलेट डीआई बेसिकली क्या होता है, कुछ सब टॉपिक इन्वॉल्व करता है, मतलब जिनके बेस पर कहीं ना कहीं उन कैलकुलेट डेटा सेट को आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक टॉपिक रहते हैं, उनका जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे आपको जानना जरूरी हो जाता है परसेंट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना। इसके अलावा CISI के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए अच्छे से। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन की बात हमने आपको करी है। इसके साथ साथ में मेंसुरेशन का भी आपको नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। तो आपको बेसिक तो हर टॉपिक का कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी जो टॉपिक है वो भी होना चाहिए। बट बात ये आ जाती है कि अभी जब फिर से दोबारा से इन्होंने क्लैट पैटर्न चेंज करा, क्लैट पैटर्न चेंज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेके मेजरली मैं बात कर रहा हूँ कि 2023 तक ये 150 क्वेश्चंस पूछते थे। ठीक है ना, उसमें 15 क्वेश्चंस पूछ रहे थे क्यूटी से। अब इन्होंने क्या करा है, 24-25 में 120 क्वेश्चंस पूछ दिए हैं। तो 120 क्वेश्चंस ओवरऑल में से 10% वेटेज, मतलब 1 से लेकर 12 की अगर मैं बात करूं तो 12 क्वेश्चंस तक किससे आ रहे हैं, क्यूटी में आ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हो क्या रहा है, 2 सेट्स आ रहे हैं। 25 और 24 में इन्होंने क्या पूछा है, 2 डेटा सेट पूछे हैं और इनमें भी 5 क्वेश्चंस ईच से, सॉरी ये थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, ये 6 क्वेश्चंस ईच सेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये था 6 क्वेश्चंस
ईच सेट। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन इस तरह से इनके बने और वो भी डेटा सेट से थे। अब यही बात हम समझते हैं एआर के लिए कि एआर का वेटेज पीवाईक्यू क्लैट में क्या रहा है, उसके बेस पर हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्लैट 2026 जो कि आप लिखने वाले हैं उसके लिए क्या जरूरी है। तो देखो जैसे कि टेबल अगेन दिख रही है कि भाई हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं क्लैट 2020 जब पैटर्न चेंज हुआ था, हालांकि एक जर्नी क्या है 2020 से पहले की, तो 2020 से पहले की जो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है वो मेजर पार्ट था। 40 क्वेश्चंस आते थे, उनमें से लगभग 34-35 क्वेश्चंस आपके एनालिटिकल रीजनिंग के हुआ करते थे एंड रिमेनिंग जो 5 to 6 क्वेश्चंस रहते थे वो क्रिटिकल रीजनिंग के, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग, जस्ट लाइक स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, ठीक है ना, असर्शन रीजन वगैरह भी ये सब आता था। लेकिन अभी जब से पैटर्न चेंज हुआ था तो सीआर इज मेजर पार्ट, और सीआर में क्रिटिकल रीजनिंग में पैसेज बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग आ रही थी, तो वहां पे एआर का वेटेज सडनली कम हो गया। तो जो फर्स्ट टाइम इन्होंने पेपर पैटर्न चेंज किया था उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे थे। 1 क्वेश्चन था बॉक्स पजल से, है ना, और जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था वो कहीं ना कहीं कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछा था। तो ये 2 ऐसे टॉपिक थे जो कि क्लैट 2020 ने टेस्ट किए थे। हालांकि सैंपल पेपर भी रिलीज करे गए थे 2020 के पहले, एक्चुअल एग्जाम के पहले 3 सैंपल पेपर, उनमें अलग अलग 5 to 6 7 क्वेश्चंस तक एनालिटिकल रीजनिंग के रखे थे, जिसमें कि ब्लड रिलेशन भी रखा था, सीरीज भी रखा था, डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी दिए थे। तो ये कुछ टॉपिक उन्होंने सैंपल पेपर में भी दिए थे डेटा अरेंजमेंट को इंक्लूड करते हुए। तो ये डेटा अरेंजमेंट है, बॉक्स पजल मतलब डेटा अरेंजमेंट बेसिकली जो कि पूछा था। लेकिन आप देख पा रहे होंगे 21 में, 2 में, 3 में, 4 में एक भी क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग को लेकर इन्हें बीच में दिया ही नहीं। सडनली अभी लेटेस्ट जो क्लैट हुआ था 2025 उसमें फिर से कितने क्वेश्चंस दे दिए, 6 क्वेश्चंस दे दिए इन्होंने, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 दे दिए। और ये क्वेश्चन किससे था, ये था सीटिंग अरेंजमेंट से। तो सीटिंग अरेंजमेंट अगेन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एनालिटिकल रीजनिंग कभी भी आ जाता है, कभी भी गायब हो जाता है। पहले भी पूछा था, सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है कि सर अब क्या होगा 2026 में। तो प्रिडिक्शन के बेस पे आप क्या बोल सकते हो, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, कोई भी यही बोलेगा। लेकिन सवाल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, जबकि हम क्लैट 2026 को लिखने वाले हैं। तो कोई भी समझदार स्टूडेंट क्या करेगा, ऑब्वियस है वो प्रिपरेशन करेगा एनालिटिकल रीजनिंग के हर टॉपिक की। क्यों, कभी भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सो हमें हर चीज को तैयार करके रखना चाहिए। अब वो जो भी टेस्ट करना चाहे वो उनकी मर्जी, हम तो हर चीज को लेके रेडी हैं। तो एक समझदार स्टूडेंट तो हर टॉपिक को प्रिपेयर करेगा, अच्छे से तैयार करेगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बात कर दी है आपके एआर और क्यूटी को वेटेज के लेके। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनएलयू के कट ऑफ को जानना। सर ये यहाँ पे आप क्यों बता रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस है, जिसके लिए ये आज का वीडियो में बना रहा हूं कि हमें क्या क्लैट 2026 के लिए क्यूटी और एआर प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब जरूरी है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जरूरी बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों, जरा समझना, जो अभी 12 क्वेश्चंस क्यूटी के आ रहे हैं, एक अच्छा बच्चा कितना स्कोर कर लेता है, जनरली 7 to 8 क्वेश्चंस उसके गुड अटेम्प्ट माने जाते हैं, उतना गुड स्कोर आ जाता है। कोई बच्चा बहुत एक्सीलेंट है, 9, 10, इवन 10+ क्वेश्चंस ला सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। 12 को 12 लाना बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आ सकते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज हम देखें कि जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे भी हैं वो जनरली 7, 8, 9 क्वेश्चंस आराम से करेक्ट कर लेते हैं। अब जरा देखना, जो टॉप 5 कॉलेज के कट ऑफ है, इस बार जो टॉपर के स्कोर थे क्लैट 2025 के वो 103.5 थे, और जो टॉप कॉलेज है एनएलयू बैंगलोर उसका कट ऑफ 98, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो कॉलेज है उसका कट ऑफ 91। अगर मैं बोलूं कि बिलो 91 अगर किसी का स्कोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो टॉप 5 से बाहर हो गया। अब अगर इन दोनों के कट ऑफ को एनालिसिस भी करें तो कितना डिफरेंस जा रहा है, 7 का कहीं ना कहीं। अब जरा सोचना, किसी बच्चे ने अगर क्यूटी छोड़ दिया, मतलब अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है सर क्या हम क्यूटी से ही मार्क्स लाएंगे, हम दूसरे सब्जेक्ट से नहीं ला सकते। तो उसका जवाब ये है कि भाई अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से मार्क्स ला सकते हो तो दूसरा बच्चा भी उतने ही इजी तरीके से ला सकता है। मान लो आप सीआर में मार्क्स ला सकते हो, दूसरा भी ला सकता है, आप जीके में ला सकते हो, दूसरा भी ला सकता है। वो इतने एफर्ट्स की बात नहीं है। एफर्ट्स कहाँ लगते हैं, आपको क्यूटी की प्रिपरेशन के लिए एफर्ट्स लगते हैं, और ये एफर्ट हर कोई बच्चा नहीं कर पाता है। तो 2 बातें बड़ी क्लियर सी हैं कि अगर सिलेक्शन करना है
तो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। और जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, लीगल रीजनिंग हो गया, है ना, बाकी इंग्लिश हो गया, ये सब चीजें क्या करेंगी, आपको इतना स्कोर लेके आ जाएंगी कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन करा देंगी। लेकिन अगर आपको टॉप 5 एनएलयू में जाना है, देन आपको क्यूटी के लिए प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन कि अगर आपको टॉप 5 एनएलयू में जाना है, आपको क्यूटी करना ही चाहिए। जितना आप 2 नंबर ला पा रहे हो, 4 नंबर ला पा रहे हो, 5 ला पा रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज में जा पा रहे हो। क्या सर आप इतने इजीली जो डेटा दे रहे हो, क्या ऐसा ही होता है? देखो भाई, सीधी सी बात है, ऑब्वियस है, किसी के अगर क्यूटी में 2-3 नंबर है, हो सकता है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किसी अदर सेक्शन में दे दे वो, और वहां से वो नंबर एडजस्ट कर दे। बट एक एवरेज अगर बात करूं, तो जो 4 सेक्शन है, लीगल रीजनिंग, इंग्लिश, सीआर और जीके, इनमें लगभग लगभग जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लगभग लगभग एक जैसे नंबर आते हैं। तो अब जो एज मिलती है वो कहाँ मिलती है, हमें हमें कहीं ना कहीं क्यूटी से मिलती है, एआर से मिलती है। तो आपको इसलिए इनको प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। तो समझ लो, अगर आपको टॉप 5 में जाना है तो क्यूटी एआर करना है। और अगर इनमें जाने का कोई मन नहीं है, नहीं नहीं सर मेरे को टॉप 5 में जाना ही नहीं है, तो आपकी मर्जी है, आपको करना है करो, नहीं पढ़ना है तो अकेले रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पढ़ना है कि सर हमें इन सब चीजों को पढ़ना है और हमें डर लगता है, तो कैसे करें, इस चीज के लिए आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। हो सकता है ये टिप्स आपको, हो सकता नहीं, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगी ही करेंगी। तो जनरली होता क्या है, मैथ्स फोबिया रहता है बच्चों को, तो मैथ से डर लगने के कई सारे कारण होते हैं। उनमें से अगर हम अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा तरीके से अलाइन कर दें, तो हो सकता है ये काफी हद तक कम हो जाए, इवन खत्म भी हो जाए। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि अगर आपको मैथ से डर लग रहा है तो भैया उसको एक्सेप्ट करो यार, सिंपल सी बात है, डर लग रहा है तो एक्सेप्ट करो, है ना। जब एक्सेप्ट कर लोगे तो एक माइंडसेट बन जाएगा कि यार अब इससे लड़ना है। तो लड़ने के क्या तरीके हैं भाई, अपने आप को बहुत शांत रखो, है ना, फालतू का सोचो मत। जो फालतू को सोचने में आप टाइम वेस्ट करोगे ना, उससे बेटर है कि आप पढ़ने में ध्यान दो, तो कंक्लूड करके कुछ अच्छा फील भी कर लोगे। अंडरस्टैंड योर मैथ्स सिलेबस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो हमें करना है ना वो क्या है। क्या हमें पूरा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, क्या हमें 11-12 का पढ़ना है? नहीं, बहुत बेसिक से मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं इनिशियली, उन चीजों को फिर रिपीट करूं कि आप एवरेज परसेंट, है ना, और ये जो SICI वगैरह, ये बेसिक टॉपिक आप सभी पढ़ लो, है ना, बेसिक कैलकुलेशन, मेंसुरेशन वगैरह ये सब चीजें पढ़ लो, है ना। तो उनके बेस पर कहीं ना कहीं कैलकुलेट्स डेटा सेट सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा फिर। तो धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, सडनली नहीं होगा, 1-2 वीक में कमाल नहीं होगा, ये आराम से करोगे, महीने 2 महीने 3 महीने में आपको फील होने लगेगा कि हाँ हमारा ग्राफ अब बढ़ रहा है। सो ये बहुत स्लो प्रोसेस है बट कांस्टेंट रहेगी, तो बोलते हैं ना कछुआ चाल टाइप प्रोसेस। तो ये वो चीज है, अगर कंसिस्टेंट रेगुलर आप करोगे ना तो आपको फायदा जरूर पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका जो मैथ फोबिया है ना वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, एक पॉइंट पे खत्म भी हो जाएगा। सो विश्वास रखो उस चीज में। दूसरी बात यह है कि मैथ्स जो है और एनालिटिकल रीजनिंग ये प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अकेले पढ़ के और इस तरह से जैसे जीके और अदर सब्जेक्ट हो जाता है वैसे नहीं होगा। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फंसोगे, आप फंसोगे, उसी से आप आगे बढ़ पाओगे। और कभी दिक्कत आती है तो कभी भी हेजिटेट नहीं करना है, जो भी है अपने सपोर्ट को, टीचर से, फ्रेंड से, जैसे भी सपोर्ट कर मिल सकता है, जहां फंस रहे हो, जिसमें डाउट आ रहा है उसको क्लियर करो, परेशान बहुत ज्यादा मत हो, ठीक है ना। और ये तो काफी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है अगर आपको मैथ्स प्रिपेयर करना है, कि आपको भाई मेमोराइज करनी है चीजों को, फॉर्मूले जो भी है उनको बिल्कुल फ्रेश रखना है दिमाग में, रिवाइज करते रहना है चीजों को, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए एकदम से। सो आई होप ये पूरा डिस्कशन आपके काम आएगा, और जो मैंने चीजें बताई हैं ये आपको हेल्प करेंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एक बहुत शानदार आपके लिए प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको एक अच्छे प्रिपरेशन की हेल्प मिल सकती है, मिल जाएगी। सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के यहाँ पे बैचेज आपको मिल जाएंगे। ऑफलाइन के लिए आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इवन वेबसाइट पे आप ऑनलाइन के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से ऑनलाइन बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ में मुझे ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊं, क्यूटी और एआर को लेके, और क्या क्या आपको हेल्प चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग हम कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।